Hi everyone, Devesh here and welcome back to JK Exemplified. हम स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर ऑफ आवर इकोनॉमी सीरीज। अगेन अगर आपको भी कोई भी डाउट हो पिछले जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें, सो प्लीज डू कमेंट या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके लिख सकते हैं आप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डाउट्स पूछिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस जो इकोनॉमी के हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर बाद में एग्जाम के टाइम पे आपको दिक्कत आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। और पहला क्वेश्चन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की रिगार्डिंग। सो पिछले कुछ टाइम में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी फेमस हो गया था। और अब यहाँ पे ये है कि जैसे आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, सो अब आप फिजिकल गोल्ड ना खरीद के आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदिए। ये वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिनकी वैल्यू जो है दैट इज सेम एज दैट ऑफ गोल्ड। गोल्ड की मार्केट में जितनी वैल्यू होंगी उतना ही इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की वैल्यू होगी। बस डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये गवर्नमेंट इशू करती है, और सेकेंडली इसके लिए कोई हमें गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है। सो जो लोग एसेट एज एन एसेट ट्रीट करते हैं गोल्ड को, वो लोग इसे खरीद सकते हैं, और इससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाता है। ठीक है। सो अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, कि दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिनकी वैल्यू हम कितने ग्राम ऑफ गोल्ड है उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। ठीक है। इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टर्स विल रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ये भी सही है। एंड फोर्थ, अगर इफ मार्केट प्राइसेस ऑफ गोल्ड डिक्लाइंस, इन्वेस्टर्स विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कैपिटल लॉस, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली अब एक गवर्नमेंट, आप एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और सरकार ये नहीं एंटरटेन कर सकती। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोब गोल्ड एक फ्लक्चुएटिंग एसेट है जिसकी प्राइस बड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है, और आपके कैपिटल एसेट को प्रोटेक्ट करना सरकार के लिए सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल होगा। ठीक है। सो आंसर here would be 1 2 and 3। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड ईटीएफ्स, ईटीएफ्स का मतलब हमने पहले ही देखा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये वो फंड्स हैं जिसमें काफी लोग मिलके पूल करते हैं, और वो किसी एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी वैल्यू के अगेंस्ट वो बेट करते हैं कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी एंड दे गेन। ठीक है। सो गोल्ड ईटीएफ्स जो हैं दे बेट ऑन द वैल्यू ऑफ गोल्ड। एंड लेट्स सी कि इसमें जो स्टेटमेंट्स है वो क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड ईटीएफ्स डज नॉट लीड टू प्रोक्योरमेंट इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, ये गलत है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में गोल्ड या कोई भी प्रोडक्ट जिसके अगेंस्ट हम वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए हैं वो इंपोर्ट नहीं होता। बट ईटीएफ्स जो है, ये इस केस में जितना अमाउंट का आपने ईटीएफ खरीदा है उतने ही अमाउंट का गोल्ड खरीद के एक पर्टिकुलर डिपॉजिटरी में रख दिया जाएगा। ठीक है। सेकंड, गोल्ड ईटीएफ्स वैल्यू मूव इनवर्सली विद द प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड, ऐसा नहीं है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है तो ईटीएफ की वैल्यू कम होगी। दिस डज नॉट मेक एनी लॉजिकल सेंस। ठीक है। एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स विल लीड टू रिडक्शन इज करंट अकाउंट डेफिसिट। सी करंट अकाउंट डेफिसिट अगर मैं मोटा मोटा भी आपको समझाऊं तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डायनामिक्स के बीच डिपेंड करता है। अगर इंपोर्ट हमारे ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से, यानी कि हम बाहर ज्यादा पे कर रहे हैं जितना हमें मिल रहा है इन रिटर्न, सो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होगा। ठीक है। सो इन केस गोल्ड हम इंपोर्ट कर रहे हैं यानी कि इंपोर्ट वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, तो उसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज होगा। सो अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के केस में क्या हो रहा है कि इंपोर्ट हमारे कम हो रहे हैं क्योंकि हमें और गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा। सो इस केस में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा। ठीक है। सो स्टेटमेंट हेयर वुड बी डी एंड दैट वुड बी करेक्ट। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आ गया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का। अब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स अगेन सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स है जो गवर्नमेंट फ्लोट करती है मार्केट में सो एज टू जनरेट रेवेन्यू, ताकि वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो हैं
ठीक है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके। ग्रीन प्रोजेक्ट्स कौन से हो गए? फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के कोई प्रोजेक्ट्स हैं। वो प्रोजेक्ट्स जो हमारे ग्रीन एक्शन को, हमारी जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनको सपोर्ट कर पाए, उनमें इन्वेस्ट कर पाए, दे आर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज दीज बॉन्ड्स विल बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग एंड विल बी डेट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में डाल रही है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को वो पे भी करनी है वापस, तो वो सॉर्ट ऑफ एक डेट ही होगा, क्योंकि फ्यूचर में उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंडली द प्रोसीड्स विल बी डिप्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स व्हिच हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। कार्बन इंटेंसिटी का मतलब है कि हम पर यूनिट ऑफ जीडीपी के लिए हम कितने कार्बन एमिशंस कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर जो एनडीसीज हैं उसमें एक पार्ट ये भी है कि वी हैव टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी। ठीक है, सो डेफिनेटली उसमें हेल्प करेगा ये। थर्ड, द प्रोसीड्स ऑफ फॉरेन गोल्ड बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज, ग्रांट इन एड एंड टैक्स फॉर गोन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो आंसर वुड बी डी। अब इस तरह के सॉवरेन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह जैसे स्कीम चलाने के लिए एक बॉडी बनाई गई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जिसका नाम है ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी, और दिस इज हेडेड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसके बारे में जो फैक्ट्स है ना, वो आप जो सॉल्यूशन है, पीडीएफ है इसका, वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, पीडीएफ अगेन हैज बीन अपलोडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, वहां से पढ़ के आप इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए कि ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी में क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं। सो वो आपका काम हो गया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन रिड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट का हमने पहले ही देख लिया। ये बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसमें हेल्प, उसमें उसके उसके डायनामिक्स को डिफाइन करता है। अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होगा। रिवर्स होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। ठीक है, अब लेट सी द स्टेटमेंट्स कि कौन कौन सी इनमें से चीजें वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। पहला, अडॉप्टिंग सुइटेबल पॉलिसीज टू अट्रैक्ट एफडीआई एफपीआई। एफडीआई एफपीआई अगर आएगा तो हमारा जो पैसा होगा वो मार्केट में आएगा। ठीक है, यानी कि हम इंपोर्ट, यानी कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की आउटपुट बढ़ेगी, यानी कि हमारा इंपोर्ट जो है वो कम होगा, और इंपोर्ट कम होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। सो ये सही रहेगा। फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। अगर इंडियन आईटी सेक्टर फॉरेन करेंसी अर्न कर रहा है तो हमारे लिए फॉरेन प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करना इजी हो जाएगा। ठीक है, सो उस केस में भी अगेन हमारे एक्सपोर्ट की जो हमें जरूरत है पैसे की वो कम होगी, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम रहेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली विल हैव टू पे फॉर इट इन द फ्यूचर। सो ये जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम नहीं करेगा। ठीक है, और वैसे भी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कि हम आगे देखेंगे कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। सो ये नहीं रहेगा। सो आंसर हियर वुड बी ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अबाउट शैडो बैंकिंग। सी, शैडो बैंकिंग एक ऐसा टर्म से वो पता चलेगा जो परछाई में काम कर रहा हो। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं विच इज आउटसाइड फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान किसी एक कंपनी के लिए पैसा अगर इकट्ठा कर रहा है, लेट्स से वो बैंक्स के अलावा एनबीएफसी से पैसा ले रहा है। ठीक है, जहाँ पे रेगुलेशंस थोड़ी कम है और उनको पैसा आसानी से मिल जाएगा, फॉर्मलाइज नहीं है जिसके कारण फॉर्मेलिटीज भी कम है। सो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं शैडो बैंकिंग। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, दे बाय एंड लार्ज रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट, दिस इज करेक्ट। ओके, सेकेंड इज देयर एक्टिविटीज आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रॉपरली रेगुलेटेड। देखिए ये एक डिफरेंस आ जाता है कि देयर एक्टिविटीज आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड प्रॉपरली रेगुलेटेड, दैट इज व्हाई दे आर शैडो बैंकिंग, वो परछाई में छुप के काम कर रहे हैं। दे आर मोस्टली एनबीएफसीज, दिस इज करेक्ट। ठीक है, सो आंसर हियर वुड बी डी 1 and 3। अब इनके बीच में ब्रॉडली जो डिफरेंस है, अगेन आप सॉल्यूशंस देख लीजिएगा।
मैंने आपको बता दिया है कि मोटा मोटा क्या क्या चीजें होती हैं, फिर भी आप एक बार सॉल्यूशन से भी देख लीजिएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस इज लिंक टू, इसका आंसर है पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स। ठीक है, अब ये है क्या? देखिए, जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्राइसिस में होते हैं ना, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है थ्रू रिकैपिटलाइजेशन। हम आगे देखेंगे ये क्या होता है। अब इस रिकैपिटलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट एक एजेंडा लाती है, विच इज एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। सो इसमें बेसिकली एक रिफॉर्म एजेंडा है। इसमें गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोलती है कि आपको कुछ रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे अगर आपको ये पैसे चाहिए तो। जिसमें कुछ किस तरह के रिफॉर्म्स हैं, 6 पिलर्स इसके जो है वो आप सोल्यूशन से भी डेफिनेटली देखेंगे कि उसमें एक कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस आती है, बैंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्रेडिट ऑफटेक आता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को डीपनिंग करना आता है, डिजिटलाइजेशन का आता है, और पर्सनल जो है, स्टाफ जो है, उनको डेवलपमेंट, उनका कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों का पार्ट है। ताकि अगर आपने पैसा डाल दिया तो वो पैसा वेस्ट ना हो, इन फ्यूचर फिर से ऐसा ना हो कि 2 साल बाद फिर से आपको वही पैसा डालना पड़े, जो अक्सर हमारे बैंकिंग सिस्टम में देखने को आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम। सो पहले तो ये वर्ड ombudsman का क्या मतलब है? देखिए, ombudsman वो एक पोजीशन है, एक डिजिग्नेशन है, जो किसी भी एक डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होती है ना, उनसे हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल, लोकपाल इज काइंड ऑफ एन ombudsman, जो डील करता है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो बैंकिंग सेक्टर में जो ombudsman है, उनका काम ये होगा कि बैंक्स के रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स आ रही हैं फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम स्मॉलर बैंक्स, फ्रॉम एनबीएफसीज, फ्रॉम कॉर्पोरेशंस, उसको हैंडल करे और इंश्योर करे कि बैंक की फंक्शनिंग जो है दैट इज टेकिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट आर मेड बाय पार्लियामेंट या फिर आरबीआई। ठीक है, सो अब इसके अंदर कौन कौन आ रहा है कि एप्लीकेबल किस किस पे है, तो इन चारों पे है। ठीक है, बैंक्स पे भी है, एनबीएफसीज पे भी है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पे है, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज पे भी है। ओके, सो ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब इससे पहले क्या होता था ना, अप टिल ये 2021 में ये स्कीम आई थी। इससे पहले ये होता था कि बैंक्स के लिए अलग ombudsman थे, एनबीएफसीज के लिए अलग ombudsman थे, डिजिटल जो पेमेंट प्रोवाइडर्स थे उनके लिए अलग ombudsman थे। सो ये 2021 में आरबीआई ने ये फाइनलाइज किया कि भाई तीनों के लिए एक ही होना चाहिए, सो एज कि पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स के अंडर चले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जो लूप होल्स निकाल के जब आते हैं, काफी सारे जो क्राइसिस आते हैं, फ्रॉड्स जो होते हैं, नीरव मोदी का स्कैम हो गया, किंगफिशर जो माल्या का स्कैम है, ये सब इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है बैंक्स का, दैट वाज इन साइलोस। साइलोस मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग कोई बंदा इंचार्ज है। सो ये जरूरत पड़ी कि आप एक ही ombudsman रखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सी ये निटिग्रिटीज में है कि ombudsman स्कीम की निटिग्रिटीज क्या है। ये आप अगेन सॉल्यूशन से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो दैट वुड बी अल्टीमेटली आपको वही चीजें फिर से रिवाइज भी करनी है। सॉल्यूशन में 4-5 पॉइंट्स है, उनको पढ़ लीजिए। ये दोनों पॉइंट्स गलत हैं यहाँ पे। जो पहला पॉइंट है कि आरबीआई विल अपॉइंट द ombudsman फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग more than 5 years at a time. This is for 3 years, and there's a limit to the dispute value that can be brought before ombudsman. नहीं, अगर 5 रुपए का भी डिस्प्यूट है तो यू कैन ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ ombudsman। ठीक है, जस्टिस जो है दैट इज नेवर स्लीव टू द क्वांटम ऑफ द फ्रॉड। 5 रुपए का हो या 500 करोड़ का हो, दोनों के लिए आपको बराबर रिड्रेसल का चांस दिया जाएगा। ओके, आई होप मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें बोल रहा हूँ कि आप खुद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें ये चीजें जल्दी से कवर करनी है, और हमें अब मोस्ट सर्टनली एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि इंटरव्यू के बाद ही प्रीलिम्स होगा। सो और मुझे भी जल्दी खत्म करवाना है। आई एम ऑल्सो ऑक्यूपाइड विद माई ओन इंटरव्यू, सो दैट इज वाई हम थोड़ा ये जल्दी भी कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज विद रिस्पेक्ट टू टोकनाइजेशन। ओके, सो टोकनाइजेशन का मतलब बेसिकली ये है कि अ, अगर आप अपने जो
किसी भी एक सेंसिटिव डेटा को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्रेडिट कार्ड है जिसका पूरा नंबर्स हैं, जिसकी एक्सपायरी डेट है, वो मुझे हर बार डालनी पड़ती है जब भी मैं किसी भी वेंडर के पास जाता हूँ, ठीक है, किसी भी दुकान में जाता हूँ या बैंक किसी भी साइट पे जाता हूँ, मुझे वो चीजें डालनी पड़ती हैं। अब देयर इज अ चांस कि वो डेटा जो है दैट माइट बी एंड दैट इज स्टोर्ड बाय दीज मर्चेंट्स। अगर आपको पता ना हो, आपकी जो कार्ड डिटेल्स हैं वो स्टोर की जाती हैं बाय लेट्स से अमेजोन एटसेट्रा। अब जो ये जो डेटा है दिस इज क्वाइट सेंसिटिव, और ये डेटा जो है दिस कैन बी स्टोलन, दिस डेटा इज ऑफन सोल्ड एज वेल। आप एक डेटा इज द न्यू गोल्ड, ये जो प्रोवर्ब है ना, इसका मतलब ये है कि ये डेटा की अपने आप में वैल्यू है। सो ये जो डेटा है दिस नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। तो एक तरीका है कि हम टोकनाइजेशन कर लें। टोकनाइजेशन का मतलब क्या है कि मेरी कार्ड की जितनी भी डिटेल्स हैं उन सब के एक एक टोकन मुझे बनाया जाएगा जब भी मेरे को ट्रांजैक्शन करनी होगी, ठीक है। एक ऐसा नंबर होगा जो मेरी सारी सेंसिटिव डेटा को रिप्लेस कर देगा, और वो नंबर से आप इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो पहला पर्पज इसका ये हो गया कि सिक्योरिटी इंश्योर करना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, प्रोसेस क्या है, यही ब्रॉड प्रोसेस है, इससे ज्यादा आप क्वेश्चन में नहीं पूछने वाले कि टोकनाइजेशन क्या करता है, कौन करता है, कैसे होता है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है, ये सब चीजें आपसे नहीं पूछेंगे। ओके, हमें कॉन्सेप्ट समझने की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर डाउट हो प्लीज डू कमेंट, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं फिर से समझा दूंगा। बट लेट्स सी द स्टेटमेंट्स कि टोकनाइजेशन फॉर ईच ट्रांजेक्शन अ न्यू टोकन नीड्स टू बी जनरेटेड, ये गलत है। तो अगर एक बार कोई टोकन बन गया, उसी मर्चेंट पे आप जाके फिर से पेमेंट करेंगे, तो उस केस में टोकन फिर से जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये गलत है। नाउ जनरेटिंग टोकन इज मैंडेटरी, यू कांट डू ट्रांजेक्शन विदाउट टोकन्स, ये भी गलत है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये अल्टीमेटली इट्स अप टू कस्टमर। अगर मैं और आप करवाना चाहे तो हम करवा सकते हैं, अदरवाइज वी कैन ऑलवेज से नो। सो आंसर हियर वुड बी डी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन की, consider the following statements regarding tokenization of cards. It is mandatory, नहीं, ये हमने देख लिया। The merchants will generate the token, नहीं, tokens are generated by banks. Okay, and third is no entity in the card transaction or payment chain can store the actual data, card data. uh, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। ओके, सो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो इट इज रिगार्डिंग किसान क्रेडिट कार्ड्स। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी। और सी किसान क्रेडिट कार्ड का इंपॉर्टेंट पर्पस जो है कि वो क्रेडिट देता है फार्मर्स को ड्यूरिंग किसी भी टाइम पे अगर उनको जरूरत है, एट द टाइम ऑफ सोइंग, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, किसी भी टाइम पे अगर फार्मर्स को जरूरत है, सो किसान क्रेडिट कार्ड उनको फाइनेंस देता है। अब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 50% पॉपुलेशन जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और फार्मिंग ऐसा एक पेशा है जहाँ पे जिस टाइम पे आपको पैसे की जरूरत है ज्यादातर पैसा उससे लेट मिलता है। यू वांट टू कल्टीवेट राइस, तो जिस टाइम पे आपको राइस लगानी है ना, पैडी लगानी है, उस टाइम पे आपके पास पैसा यूजुअली नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी जो पुरानी फसल है वो बिकने में कई बार टाइम लग जाता है। हाँ, आपको बैंक से अगर लोन लेना है तो लोन उस पे टाइम पे ना हो। सो अगर उस टाइम पे आपको पैसे की कमी हो तो आपका पूरा जो नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल है दैट कैन गेट शैटर्ड, ठीक है। So, इसीलिए आपको ये एक सरकार की स्कीम है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स मिलता है एट वेरी मार्जिनल इंटरेस्ट रेट। सो अगर इसके हम स्टेटमेंट देखें, इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर कल्टिवेशन एज वेल एज लॉन्ग टर्म credit also, this is correct. It provides credit for consumption requirements of farmers households also, this is also correct. Available to owner cultivated tenant farmer and sharecropper, this is also correct। ठीक है, फैक्ट्स ही हैं मोस्टली, और ये तीनों चीजें सही हैं। सॉल्यूशन में इसका एग्जैक्टली दिया हुआ है कि किस किस चीज के रिलेटेड ये होता है। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नॉट इन्वॉल्व इन केसीसी। सो इस केस में देखिए, केसीसी के केस में आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं, बट एनबीएफसीज नहीं करती हैं। ये एक और फैक्टर जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है द हाईएस्ट शेयर इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। एक और फैक्ट जो आपको याद रखना पड़ेगा कि कमर्शियल फैक्ट, कमर्शियल जो बैंक्स हैं वो अराउंड 80% जो
टैक्स जो 80% जो लोन्स हैं टू एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट दे आर जनरेटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, बेल इन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो देखिए, बेल आउट का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? बेल आउट, जब आप टर्म आपने काफी सुनी भी होगी कि किसी कंपनी को गवर्नमेंट ने बेल आउट किया। बेल आउट का मतलब ये है कि एक्सटर्नल कोई एंटिटी आके एक डूबती हुई कंपनी को, बैंकरप्ट जाती हुई कंपनी को बचाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है ए जो बैंकरप्ट हो रही है, उसको आके एक बाहर वाली किसी दूसरी कंपनी बी ने, या बैंक बी ने, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया ताकि वो बच जाए। दिस वुड बी बेल आउट। ठीक है। अब बेल इन ये होता है कि कोई एक कॉर्पोरेट है जो बैंक्रप्सी की कगार पे है। अब गवर्नमेंट उसके शेयर होल्डर्स, या लेट्स से बैंक के केस में डिपॉजिटर्स को बोले कि आप जो आपके पैसे इसमें फंसे हुए हैं उसको माफ कर दें। ठीक है, ताकि इनका जो लाइबिलिटीज है वो कम हो जाए और ये अपना दिवालिया होने से बचा लें। दैट वुड बी बेल इन। ठीक है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ट्रू होगा, दैट वुड बी रेस्क्यूइंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय डिपॉजिटर्स एंड क्रेडिटर्स। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो अगला क्वेश्चन जो है, दैट इज रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये वो मेजर्स हैं जो आरबीआई लेता है इन केस कोई बैंक अगर फाइनेंशियल फाइनेंशियली क्राइसिस में जा रहा हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एनपीएस बढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं बैंक के वो बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बैंक की सस्टेनेबिलिटी, बैंक का आगे काम कर पाना, वो खतरे में आ जाता है, और देर इज अ रिस्क कि बैंक माइट गो बैंकरप्ट। और इससे क्या होगा, अगर बैंक बैंकरप्ट चले जाएगा तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनकी जो डिपॉजिट्स हैं दे विल बी अंडर रिस्क, और जिसके कारण एक वाइडर फाइनेंशियल क्राइसिस इकोनॉमी में हो सकता है। ठीक है। और कब ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बैंक्स लेते हैं, इसके लिए तीन क्राइटेरियाज है। पहला तो कैपिटल है, जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं, कि बैंक्स के बाद एक मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। उससे कम अगर चले जाएगा तो फिर बैंक्स अपना लोन पे करने में दिक्कत आ जाएगी उनको। एसेट क्वालिटी, कि उनकी एसेट्स जो है, यानी कि जो उनके पास डिपॉजिट्स हैं या लोन दिए हुए हैं, वो किस तरह के हैं, एनपीएस कितने हैं उनके। लेवरेज, लेवरेज मतलब कि बैंक का कैपिटल और एसेट का रेशो क्या है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें ब्रॉडली कंसिडर करके हम देखते हैं। और इस क्वेश्चन के पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, इट सेज कि इट इज अ सुपरवाइजरी टूल ऑफ आरबीआई फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। It applies once financial institutions reach certain threshold level regarding this. ये भी हमने देख लिया। So answer here would be C, both 1 and 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जब डिक्लेयर हो जाता है तो उसके कारण होता क्या क्या है। ठीक है। सो देखिए, जब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बैंक्स डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके कारण ये सब चीजें होती हैं। लेंडिंग जो है वो प्रोहिबिट हो जाती है, या फिर उसके ऊपर एक लिमिट लग जाती है। इंक्रीज इन प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग का मतलब ये है कि बैंक्स जो हैं वो अपने लॉसेस को जल्दी एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है। होता गया है कि बैंक सपोज एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2 महीने बाद ये एक अकाउंट जो है दिस विल टर्न इनटू एन एनपीए। सो जब पीसीए लग गया तो उसके बाद प्रोविजनिंग में बैंक ये 2 महीने के बाद नहीं, ये अभी ही बैंक को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ ये लॉस में चले जाएगा। ठीक है। ब्रिंगिंग न्यू मैनेजमेंट और सुपरसीड द बैंक बोर्ड, हाँ क्योंकि मैनेजमेंट साइड में भी दिक्कत आ सकती है जिसके कारण बैंक इनफिशिएंटली काम कर रहा है। मर्जर के लिए भी बोल सकते हैं। इसके अलावा बैंक की एक्सपेंशन हम पीसीए के अंडर आरबीआई कम करने को बोल सकता है। ठीक है। खर्चे कम करने को बोल सकते हैं। तो इस तरह के मेजर्स आप बोल सकते हैं। डी वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। सो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क जो है, बेसिकली ये आरबीआई ने लाया है फॉर अर्बन कमर्शियल बैंक्स। ये आरबीआई ने लाया फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है।
सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इसके अंदर जैसे कि पीसीएम मेजर्स होते हैं फॉर नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, वैसे ही सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क में जो सिमिलर प्रोविजंस होते हैं लाइक पीसीए फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है। और पैरामीटर्स यहाँ पे जो हैं वो अगेन वही है कि एनपीए लेवल क्या है, 2 साल का कॉन्जिक्यूटिव लॉस क्या है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है। ओके। और गवर्नेंस इश्यूज वगैरह सब चीजें कंसिडर करता है। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर हियर इज सी, बोथ 1 and 2। एनी डाउट प्लीज डू कमेंट। नेक्स्ट इज अबाउट दक्ष पोर्टल। और दक्ष पोर्टल जो है इट इज रिलेटेड टू आरबीआई। और ये अगेन सुपरवाइजरी मॉनिटरी फ्रेमवर्क है आरबीआई का। जो आरबीआई के पूरे जो सुपरवाइजरी प्रोसेस जो है, सुपरवाइजरी रोल जो है, उसको एफिशिएंट बनाने का काम करेगा। ओके। जिसमें डेटा होगा कि कौन से बैंक्स किस तरह से काम कर रहे हैं, कहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम हो रही है, जिससे एक्सेस होगी लोगों को भी, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। सो दिस इज अबाउट दक्ष। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023। सो पूछा गया है कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर, योर सेवियर। सिंपल सा फैक्ट है, आपको याद रखने की जरूरत है। ओके। नेक्स्ट इज डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। सी, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स वो बैंक होंगे जिनका सिस्टम के लिए, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और अगर वो बैंक्स फॉर सम रीजन डेंजर में आ जाते हैं ऑफ फाइनेंशियल डिलिंक्वेंसी या फिर बैंक्रप्सी के, तो पूरा जो फाइनेंशियल मार्केट है दैट कैन कम अंडर ह्यूज डेंजर एंड स्ट्रेस। ठीक है। और इसको टू बिग टू फेल भी कहते हैं। एक जो क्राइटेरिया होता है दैट इज कि जो बैंक 2% ऑफ जीडीपी के एसेट्स से ज्यादा हो, उसको हम डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कहते हैं। इस टाइम पे 3 डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई। ठीक है। सो अब अगर क्वेश्चन हम देखें, दीज आर कॉल्ड टू बिग टू फेल, ये सही है। दे नीड टू मीट एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट बेसिकली इंश्योर्स कि आपके पास ज्यादा कैपिटल हो जिसके कारण आप ज्यादा लॉसेस झेल पाए। ठीक है। आप ज्यादा लोन्स दे पाए। और अगर ये सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं तो दे नीड टू डू अ लॉट मोर देन नॉर्मल बैंक्स टू इंश्योर देयर सेफ्टी और टूवर्ड्स इकोनॉमी। द लिस्ट ऑफ डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक शुड बी डिक्लेयर्ड बाय आरबीआई एनुअली, ये भी सही है। द लिस्ट इज डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं आरबीआई करता है। सो आंसर हियर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा इनमें से इज नॉट अ डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। एक्सिस बैंक, हमने 3 देख लिए कौन से हैं। ओके। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। सो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम आजकल दुकानों में जाके अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, वो जो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको गवर्नमेंट प्रमोट करने की कोशिश कर रही है सो एज टू मेक इकोनॉमी मोर डिजिटाइज, डिजिटल पेमेंट्स इकोनॉमी प्रमोट हो और कैश का डिक्रीज हो। ठीक है। सो इसी के डेवलपमेंट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, एक फंड बनाया गया है जहां पे रिटेलर्स को या मर्चेंट्स को हम सरकारी आरबीआई इंसेंटिव्स देती है टू गो फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। अल्टीमेटली होता क्या है कि एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है जो दुकानदारों को भी पे करना पड़ता है फॉर यूजिंग पीओएस। सो ये एक नेगेटिव होता है। आरबीआई अब ये कर रहा है कि उनको एक इंसेंटिव दे रहा है कुछ परसेंटेज की, ताकि वो इस पॉइंट ऑफ सेल को ज्यादा यूज करें। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। द फंड विल बी मैनेज्ड बाय आरबीआई, ये सही है। द फंड विल रिसीव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सही नहीं है। इसके सोर्सेज होंगे एक तो आरबीआई प्लस जो बैंक्स हैं जो कार्ड इशू कर रहे हैं, प्लस फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फॉर एग्जांपल मास्टर कार्ड, वीजा, जो एनेबल करते हैं बैंक्स को कार्ड यूज करने के लिए। ठीक है। सो इट विल स्पेसिफिकली प्रमोट पॉइंट ऑफ स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेज बाय रिटेलर्स, ये भी सही है। सो आंसर वुड बी बी 1 and 3। आरबीआई मैनेजेस इट्स रिजर्व्स एज डिपॉजिट्स विद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये सही है। सी, एक बैंक
ग्लोबल बैंक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जहां पे आरबीआई अपना फॉरेक्स रिजर्व्स रखता है। डिपॉजिट विद फॉरेन कमर्शियल बैंक्स, अल्टीमेटली फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के पास रख के भी हम वहां से भी पैसा जनरेट करते हैं, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स पे भी हम डिपॉजिट करते हैं। तो आंसर हेयर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव। पूरी लिस्ट आप पढ़ लीजिए कि कहाँ कहाँ इसके अलावा आरबीआई करता है। फॉर एग्जांपल सॉवरेन गारंटीड लायबिलिटीज या एसेट्स में भी करता है। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के पर्टिकुलर सिक्योरिटीज होंगी, उसमें भी आरबीआई इन्वेस्ट करता है। ओके, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? सो सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक प्रीसेट अमाउंट ऑफ मनी होता है दैट अ बैंक हैज एग्रीड टू लेंड टू अ कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल बैंक मुझे बोलता है कि मैं आपको इतनी देर के बाद 1 करोड़ रुपया पैसे दूंगा एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, ठीक है। और ये जो पैसा होगा दैट वुड बी लाइन ऑफ क्रेडिट टू मी। और मैं जितना उसका, सपोज 1 करोड़ का मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट मिला है, मैं उससे 50 लाख यूज करता हूँ, तो मैं इंटरेस्ट सिर्फ 50 लाख पे दूंगा। अनलाइक अ लोन जहां पे जितना भी आपको मिल रहा है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो आंसर हियर वुड बी सी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेटर ऑफ क्रेडिट, सो बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, ये लेट से ए, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ बी से, बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे सी जो है, दैट इज द बैंक, वो गारंटी करेगा बी को कि आप इसको ये सामान दे दीजिए, ये आपको बाद में पैसे दे देगा। दैट इज व्हाट लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स। कि अगर एट से बी को पैसे देने और अभी वो नहीं दे पा रहा, तो सी वुड गारंटी कि ये बाद में दे देगा, अगर नहीं देगा तो सी वुड पे द बी। ओके। और सो अगर स्टेटमेंट देखे तो इट इज अ फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, हाँ ये सही है। इट इज एन एश्योरेंस दैट अ बायर्स पेमेंट टू अ सेलर विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम, ये भी सही है। इट इज अ लेटर इशूड फ्रॉम अ बैंक दैट द बैंक हैज एग्रीड टू लेंड, ये सही नहीं है, ठीक है। सो आंसर इज बी। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, टीजर लोन का। अगर मैं टीजर लोन का सिंपल से आपको समझाऊं ना, टीजर का मतलब क्या है? जो आपको टीज ललचाने वाला लोन, कि इनिशियली आपका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कम होगा, बट विथ टाइम मार्केट के साथ जो लोन है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप होम लोन लेने जाते हैं, आपको बोलते हैं जी 5% पे आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 5% होगा, बट नेक्स्ट ईयर वो लोन 8% हो जाएगा, उसके बाद 9% हो जाएगा, और 10% हो जाएगा। सो दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ टीजर लोन, जहां पे इनिशियली बहुत कम रेट्स पे आपको ललचाया गया, आपने लोन ले लिया, बट जैसे ही कुछ टाइम बीता लोन के रेट्स बढ़ गए, ठीक है। सो लेट्स सी द statements. इट इज अ फिक्स्ड कम फ्लोटिंग लोन प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड, स्टार्टिंग में फिक्स्ड अमाउंट था, और उसके बाद में दिस फ्लोटिंग एलिमेंट, जिसके कारण मार्केट के हिसाब से लोन ऊपर नीचे जाता रहेगा। दीज आर शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये जनरली जो है दे आर लॉन्गर टर्म लोन्स, दे आर बैंड बाय आरबीआई, दिस इज इनकरेक्ट, दे आर नॉट बैंड। सो आंसर इज ए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस आगे वाले करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह के रिलेटिंग रिलेटिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। सो स्टे ट्यून्ड। एनी डाउट्स प्लीज डू कमेंट, और शेयर कीजिए वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।